Hello friends, welcome to your next lecture of CA Intermediate Paper 2 Corporate and Other Laws. Corporate and Other Laws के बेसिक्स में हम सबसे पहले कंपनीज एक्ट सीख रहे हैं और कंपनी एक्ट एज अ होल बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत सारे कंसेप्ट उसमें होते हैं और इसीलिए ये सारे कंसेप्ट अच्छे से सीखने के लिए हम सबसे पहले उसका बेसिक देख रहे हैं। बिकॉज ऐसा बहुत बार होगा आपके टॉपिक्स में कि आप इनिशियल चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट आएंगे जो किसी आगे के चैप्टर से रिलेटेड हो, तो इसीलिए वो कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपके पास रहे, उसी रीजन के लिए हम ये सारे बेसिक सेशंस देखने वाले। ये बेसिक सेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। इसके लिए मैंने आपको बोला है कि जब भी हम बेसिक सेशंस डिस्कस करें आप साथ में लिख सकते हो, लिखने के साथ साथ उसके अलावा आपको सपोर्ट रहे इसके लिए आपको ये सॉफ्ट कॉपीज दी गई है, आपको लिंक दिया गया है, वीडियो के नीचे ये लिंक होता है जिससे आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ये सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए है। कुछ एडिशनल पार्ट में अगर लिखवाता हूं तो आपको साथ में लिखना चाहिए, जो आपको आगे डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। फिर जब ये बेसिक सेशंस हो जाएंगे, ये सारे बेसिक सेशन जैसे मैंने बोला कि यूट्यूब पे ओपन रहेंगे, आपको ये सारा बेसिक कंसेप्ट एक्सप्लेन होने के बाद फिर जिन लोगों ने बैच ज्वाइन किया है उन सबके लिए कीज इशू होंगे, नोट्स इशू होंगे जिसमें आपका सारा डिटेल पार्ट कवर होगा। तो बेसिक सेशंस हमने स्टार्ट किए थे जहां हमने एग्जैक्टली समझने की कोशिश की थी कि लॉ क्या होता है, फिर कंपनी एज एन इनकॉर्पोरेशन या कंपनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, बिकॉज उसकी जो बनने का इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जहां हमारे लॉजिक छुपे हुए हैं। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के सर्टन रूल्स ऐसे ही क्यों है, उस क्यों का आंसर आपको, उस वाई का आंसर आपको मिल सकता है इन सारी चीजों में। जैसे शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन है क्योंकि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होता है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो क्रेडिटर्स को मेंटेन या क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर्स को भी समहाउ प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे सारे रीजंस इस पूरे प्रोसेस में थे जो हमने डिस्कस किए। फिर उसके बाद जो एक्चुअल कंसेप्ट आपके सिलेबस का पार्ट रहेगा उसमें से पहली कंसेप्ट पे हमने फोकस किया विच इज कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल बेसिकली सेपरेट लीगल एंटिटी का ये रूल है जहां पे ओनर्स अलग है और मतलब शेयर होल्डर्स अलग है और कंपनी अलग। कंपनी के जो भी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज है उनके लिए हम शेयर होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। ये कॉर्पोरेट लॉ के, ये कॉर्पोरेट वेल के कंसेप्ट में एस्टेब्लिश होता है जिसके लिए बहुत लैंडमार्क केस लॉज है, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, और भी आगे आएंगे जब हम डिटेल नोट्स में सीखेंगे। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी कि कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है। बट इस कंसेप्ट का कोई मिसयूज अगर करता है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी का अगर कोई गलत फायदा उठाना चाहता है तो कोर्ट में जब ये केसेस चलेंगे तो वहां पे जुडिशियल अथॉरिटीज डिसीजन ले सकती है टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया जा सकता है, मतलब ही ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है कि कंपनी अलग और शेयर होल्डर्स अलग, इसको डिसरिगार्ड किया जाएगा, उसको कंसीडर नहीं करेंगे और शेयर होल्डर्स के काम को, कंपनी के काम के लिए शेयर होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल किया जाएगा, या जो कंपनी का वो शेयर होल्डर का। जैसे हमने इसके लिए 4 अलग अलग केस लॉज डिस्कस किए। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जहां किसी पर्सन ने टैक्स बचाने के लिए जानबूझ के इन्वेस्टमेंट 4 कंपनीज में ट्रांसफर कर दी और इनकम इस तरीके से डिवाइड हो गया कि जो बेसिक एग्जम्पशन के नीचे आता था। फिर कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये मिसयूज हो रहा है सेपरेट लीगल एंटिटी का, तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करो। तो जो इनकम कंपनी का वो उसके शेयर होल्डर का, सी कंपनी का इनकम इज इनकम ऑफ शेयर होल्डर, ऐसा इस सिचुएशन में किया गया क्योंकि वो मिसयूज कर रहा था और इसीलिए हम बोलेंगे कि कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हुआ। फिर सेकंड केस जो हमने देखा था टू प्रिवेंट फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, कि एक एम्प्लॉय कंपनी छोड़ता है और कंपनी छोड़ने के वक्त उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी ने कि आप कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकते। बाहर जाके वो एम्प्लॉय कंपनी बनाता है जिसका वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है और उस कंपनी के थ्रू कस्टमर सॉलिसिट करवा रहा है। तो जो एग्रीमेंट ऑलरेडी उसने बनाया था उस एग्रीमेंट को ना फॉलो करने के लिए या उस एग्रीमेंट को ब्रेक करने के लिए, ब्रीच करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, जो उसने खुद एग्री किया था उस चीज के अगेंस्ट फ्रॉड करने के लिए उसने सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा उठाया, ये बोल के कि कस्टमर्स को मैं सॉलिसिट नहीं कर रहा हूं, कंपनी सॉलिसिट कर रही। फिर कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि ये तो मिसयूज है और उन्होंने इस सेपरेट लीगल एंटिटी को डिसरिगार्ड किया और बोला कि कंपनी सॉलिसिट कर रहे मतलब ही तुम कर रहे हो, और यहां पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी लिफ्ट हुई। फिर टू डिटरमाइन द वेदर द कंपनी इज एनिमी, वैसे देखा जाए तो लॉजिकली कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका कोई दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकता, बट वॉर जैसी सिचुएशंस में हमें हमारी कंट्री के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने पड़ते हैं और इसीलिए जैसे हमने देखा था कि एलियन एनिमी वाले रूल्स कि आपने वॉर के पहले भी कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे तो भी वो वॉइड ट्रीट किए जाते हैं। इसी का रीजन, इसका रीजन ही यही है कि कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो एक जर्मन कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी इंग्लैंड में बनाई
उस इंग्लैंड में बनी हुई कंपनी के सारे उसका पूरा शेयर कैपिटल जर्मन कंपनी का था, उसके सारे डायरेक्टर जर्मन रेसिडेंट्स थे। तो जब कोर्ट में केस गया तो ये बोला गया कि क्योंकि इसके शेयर होल्डर जर्मन है, जो शेयर होल्डर का स्टेटस था वही कंपनी को दिया गया कंसिडरिंग द वॉर सिचुएशन, वर्ल्ड वॉर 1 के ड्यूरिंग ये हुआ था, और ये वॉर कंसिडर करते हुए वहां के कोर्ट्स ने, इंग्लैंड के कोर्ट्स ने उस कंपनी को एनिमी बोला, भले ही वो कंपनी इंग्लिश लॉ के हिसाब से बनी थी, इंग्लिश कंपनी लॉ के हिसाब से बनी थी, स्टिल उसको एनिमी डिक्लेयर किया गया क्योंकि उसकी जो होल्डिंग कंपनी थी, जो उसके शेयर होल्डर थे, वो सारे जर्मन थे। तो शेयर होल्डर का जर्मन स्टेटस कंपनी को देके उसको एनिमी डिक्लेयर किया गया टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, अपनी कंट्री का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट्स को ये डिसीजन लेना पड़ा। एंड देन आखिरी केस लॉ हमने देखा था टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, क्योंकि बोनस प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देना पड़ता है, तो वो प्रॉफिट डाइवर्ट करने के लिए होल्डिंग कंपनी ने एक सब्सिडरी बनाई और वो सब्सिडरी में वो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करते गए जिससे मेन कंपनी का प्रॉफिट कम दिखे, लेबर को कम बोनस देना पड़े। तो ये सिमिलर टू दैट मैकेंजी था कि जहां पे वो रेवेन्यू टैक्स बचाने के लिए उन्होंने कंपनीज बनाई थी, यहां बोनस का पेमेंट बचाने के लिए इन्होंने किया। तो ऐसा कॉन्ट्रावेंशन, लॉ का कॉन्ट्रावेंशन करने के लिए आप सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा उठाओगे तो गलत ट्रीट किया जाएगा और कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होगा। तो ये हमने ये चारों केस लॉज में कल के सेशंस तक डिस्कस किया, एक बार हमने ये रिकॉल कर लिया। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो रहेगा रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ कंपनी। अगेन टाइप्स ऑफ कंपनी, ये कुछ इस तरीके, ये कुछ ऐसा पार्ट था जो आपको फाउंडेशन में भी थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे कवर किया है। याद रखना इंटरमीडिएट के मॉड्यूल में ऐसा सेपरेट चैप्टर नहीं है, अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखोगे तो वहां ऐसा सेपरेट चैप्टर नहीं है टाइप्स ऑफ कंपनी, बट स्टिल इट इज इक्वली एप्लीकेबल इन इंटरमीडिएट सिलेबस ऑल्सो। अगर आप क्वेश्चन पैटर्न देखोगे सीए इंस्टीट्यूट के, तो इंस्टीट्यूट के सिलेबस में इंटरमीडिएट के एग्जाम में भी टाइप्स ऑफ कंपनी एक्सेट्रा उसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, तो वो इग्नोर करके हम नहीं चल सकते। और इंस्टीट्यूट के पार्ट पे ये गलत नहीं है कि आपको फाउंडेशन में सिखाया जा रहा है तो वो आना पॉसिबल है। प्लस आपके फाउंडेशन के मॉड्यूल में डेफिनेशन का एक पूरा सेक्शन है, तो डेफिनेशन का पार्ट अगर स्टडी मटेरियल में आ गया तो इसमें ये सारे कंपनीज के डेफिनेशन आते हैं, तो इनडायरेक्टली ही सही ये आपके सिलेबस का, आपके क्वेश्चनिंग का, एग्जाम का पार्ट रहेगा, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। इसके कुछ बेसिक्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनी के बेसिक्स में एक थोड़ी सी चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि इन बेसिक्स में ऑलमोस्ट ऐसा होगा कि आपका एक्चुअल यूनिट जो हम रेगुलर नोट्स के साथ पढ़ने वाले हैं वो भी 70-80% हो जाएगा। तो जब मैं ये अभी पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन तो अभी हो जाएगा, और जब हम थ्योरेटिकल नोट्स के साथ डिस्कशन देखेंगे तो भी आप समझ जाओगे कि मेजोरिटी 70-80% वो चैप्टर ही हमारा हो चुका है। सो लेट्स रीड वन बाय वन जाएंगे। नाउ सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। अब याद रखना कंपनी के जो टाइप होते हैं वो अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किए जाएंगे, और ये अलग अलग बेसिस में कॉम्बिनेशंस होना पॉसिबल है। इट्स लाइक सिंपल, अगर आप एक सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर डिवाइड करते हो बेस्ड ऑन द जेंडर की गर्ल्स बॉयज, फिर बाद में मार्क्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, लोकेशन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, तो सिमिलरली कंपनीज को भी अलग अलग बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल जैसे टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, फिर 1 पर्सन कंपनी, ऐसे डिविजन हो सकते हैं। फिर आगे जाके बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, और ये कॉम्बिनेशन में रहेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है ए लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है, तो वो पब्लिक कंपनी लिमिटेड है तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, गारंटी भी हो सकती है, दोनों में पॉसिबल है। कोई प्राइवेट कंपनी है बी प्राइवेट लिमिटेड, अब ये बी प्राइवेट लिमिटेड भी शेयर्स में लिमिटेड हो सकती है, गारंटी में हो सकती है, या अनलिमिटेड भी हो सकती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहला कैटेगरी हम देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे इसके कुछ कैटेगरीज दिए गए हैं। तो पहला है पब्लिक कंपनी, डेफिनेशन वाइज हम देखेंगे। फिर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अंदर और दो कैटेगरीज दी है, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड अदर। मतलब 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, ये दोनों प्राइवेट के ही टाइप है, उसके अलावा रेगुलर प्राइवेट कंपनीज भी रहेगी। अब जैसे जैसे हम एक एक डेफिनेशन के थ्रू जाते रहेंगे इसके भी कंसेप्ट हम सीखेंगे, तो बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चंस समझने हैं। लेट्स सी पब्लिक कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 71 में ये डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशंस आपको लर्न करने चाहिए बिकॉज ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो सेक्शन नंबर के साथ ये लर्निंग स्टार्ट रखना। जैसे जैसे हम सेक्शंस के साथ चीजें देखते जाते हैं उनको रिवाइज करना मत भूलो। सी
Public company means a company which is not a private company and has a minimum paid up share capital as may be prescribed. अब ये काफी इंटरेस्टिंग तरीका हो गया कि दो कंपनीज है, पब्लिक और प्राइवेट, और उन्होंने बोल दिया जो प्राइवेट नहीं वो पब्लिक है. ऐसा कंपनी लॉ में बहुत बार हुआ है. आप आगे जाके जब इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप देखोगे ना, तो उनके डेफिनेशंस में भी दिया है कि इक्विटी शेयर्स मतलब शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. अब जैसे यहां किया उन्होंने कि कंपनी जो प्राइवेट नहीं वो पब्लिक. इस पूरे डेफिनेशन के याद रखना, दो पार्ट में दो चीजें मैं ध्यान देना चाहूंगा आपका. सबसे पहला ध्यान तो विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, मतलब ऐसा है कि पब्लिक कंपनी को कोई स्पेशल डेफिनेशन ही नहीं दिया है, प्राइवेट को दिया है. प्राइवेट को डेफिनेशन दिया है. आगे हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन वहीं पे उसी नोट्स पे पेज पे देखते हो तो बड़ी सारी डेफिनेशन दी है, और पब्लिक को एकदम थोड़ा सा. मतलब जैसे वो आजकल चल रहा नहीं क्या कि तुम्हारी फीलिंग है, हमारी कोई फीलिंग नहीं है. सेम टाइम तुम्हारी कंपनी प्राइवेट है और हमारी पब्लिक है, या उसका कोई डेफिनेशन ही नहीं. तुम्हारी कंपनी का डेफिनेशन है, हमारी कंपनी का कोई डेफिनेशन नहीं. जो तुम नहीं वो हम है. काफी पोएटिक हो गया, काफी अलग ट्रैक पे चला गया मैं, बट ये बात बिल्कुल सही है. सुनते वक्त एक्चुअली थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे कर दिया कि प्राइवेट नहीं पब्लिक, इतना है, बट ये बहुत स्मार्ट मूव है. लॉ मेकर्स जब किसी भी चीज को सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड करते वक्त एक को प्रॉपरली डिफाइन करो और दूसरे को ऑपोजिट बोल दो, और ये ज्यादा बेटर होता है. आप इमेजिन करके देखो, यूजुअली लॉ मेकर्स को हमेशा से ये डिफिकल्टीज आती है कि वो लॉ बनाते हैं, लॉ बनाने वाले 100 लोग हैं तो तोड़ने वाले 1000 होते हैं. हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा है. सो इससे तकलीफ ये होती है कि फिर लीगल प्रोविजंस बार बार अमेंड करने पड़ते हैं और थोड़ी तकलीफ होती है ऑपरेटिंग में भी. आप इमेजिन करके देखो, से फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लिया जाए कि कंपनीज एक्ट में दोनों की अलग अलग स्पेसिफिक डेफिनेशन होती, कि अगर ये डेफिनेशन है, समझ लो कि ये सर्कल इज अ डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, सर्कल ए, चलो इसको अलग बना देते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं. ये है पब्लिक कंपनी. मैं सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है. तो ये प्राइवेट कंपनी का पार्ट था सर्कल, और ये जो ट्रायंगल है पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है. लोग तीसरा कुछ तो भी ढूंढ के लाते हैं, तीसरा चौथा कुछ को ढूंढ के लाते हैं जिसमें प्राइवेट का भी थोड़ा पार्ट रहेगा, पब्लिक का भी थोड़ा पार्ट रहेगा, या इनमें कुछ नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं, और फिर भी ढूंढ के लाया. अब ये सारी चीज जो है, जो लोग कॉम्बिनेशन ढूंढ के लाते हैं, वो अनरेगुलेटेड रह जाता है. ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, वो चीज अनरेगुलेटेड रह जाता है, क्योंकि तुम अगर यहां की कंडीशंस देख रहे हो तो प्राइवेट हो, यहां का कर रहे हो तो पब्लिक है. दोनों के थोड़े थोड़े कुछ तो भी वर्किंग लेके आए, कुछ तो भी तीसरा ही तुमने नया ढूंढ के लाया, तो क्या. और ये आज की बात नहीं है, पिछले 400 500 1000 सालों, हजारों सालों से, 1000 साल का बोल लो, 500 सालों का बोल दो, जब से लॉ बनने लग गए हैं फॉर्मली, तब से धीरे धीरे लॉ मेकर्स ने ये चीजें सीखी है. उन्होंने भी प्रॉब्लम रियलाइज किया कि लॉ फॉलो करते वक्त बहुत डिफिकल्टीज होती है और कुछ तो भी नया निकल के आता है. तो अगर हमें चीजों को प्रॉपरली दो ही पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो एक को डिफाइन करो, दूसरे को बोल दो जो पहला नहीं है. तो अभी जैसे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में उन्होंने वो प्राइवेट को वो स्टेटस दिया, प्राइवेट को डिफाइन कर दिया, प्राइवेट को डिफाइन कर दिया, उसका एक बॉक्स बना दिया, भाई यहां पे कुछ कंडीशंस है, 3 कंडीशंस होती है रादर, वो 3 कंडीशंस अगर फुलफिल की, अगर वो 3 कंडीशंस फुलफिल की तो तुम प्राइवेट हो, और अगर तुम इस बॉक्स के अंदर नहीं बैठे तो ये बाहर की पूरी दुनिया, मतलब तुम पब्लिक हो. दिस इज अ बेटर वे टू डिफाइन एंड टू कवर एंड टू इंप्लीमेंट द लॉ. लॉ इंप्लीमेंटेशन में, लॉ फॉलो करने में ये रादर बेटर होता है. सेम चीज उन्होंने शेयर्स के साथ भी की है. उनको 2 कैटेगरी के शेयर्स रखने थे, इक्विटी और प्रेफरेंस. तो उन्होंने प्रेफरेंस को डिफाइन कर दिया कि ये मतलब प्रेफरेंस. अब अगर ये प्रेफरेंस नहीं है, अगर वो शेयर जो भी कंपनी इशू करे वो प्रेफरेंस की कैटेगरी में नहीं आती, तो वो सीधा इक्विटी ट्रीट करेंगे, कोई तीसरा मिडिल ग्राउंड वहां पे नहीं बनेगा. सेम विद द पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट कंपनी डिसाइड कर दिया भाई ये बॉक्स के अंदर कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशन तुम फुलफिल कर रहे हो क्या, अगर हाँ तो तुम प्राइवेट, ना तो तुम पब्लिक. अगर दोनों को अलग अलग डिफाइन किया और लोगों ने कोई तीसरी चीज बीच में ढूंढ के निकाली तो क्या करेंगे. तो उससे अच्छा तो उसको प्रॉपरली डिफाइंड रखो कि एक चीज को प्रॉपर एकदम सही तरीके से डिफाइन किया और दूसरे को रिवर्स अप्लाई कर दिया या अपोजिट अप्लाई किया जो पहला नहीं है. तो इस केस में
वो इंपॉर्टेंस प्राइवेट को मिली है कि प्राइवेट कंपनी के स्पेसिफिक कंडीशंस है वो फुलफिल होते हैं तो प्राइवेट कंपनी, अदरवाइज तुम पब्लिक कंपनी। सो लेट्स सी, देखते हैं। तो पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71, पब्लिक कंपनी मींस कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, एंड हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, आई होप आपको ये वर्ड्स याद है जो मैंने आपको फर्स्ट या सेकेंड सेशन में बोले थे, जहां पे गवर्नमेंट के पास ये पावर दी गई है कि वो इसके लिए रूल्स बनाएंगे। और एक्चुअली जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तब रूल्स थे भी कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए का कैपिटल लगता था, पब्लिक के लिए 5 लाख। आज की डेट में गवर्नमेंट ने वो रूल्स रिवोक कर लिए हैं। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में गवर्नमेंट ने वो रिवोक कर लिए और फिलहाल कंपनी बनाने के लिए प्राइवेट हो या पब्लिक मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिलहाल नहीं है। हो सकता है कि गवर्नमेंट ये पावर यूज करे और इन पावर्स को यूज करके गवर्नमेंट फिर से ये कैपिटल्स की लिमिट ऐड कर सकता है। तो वो उनके पास अभी भी पावर है, क्योंकि एक्ट में पार्लियामेंट, याद रखना एक्ट कहां बनता है, पार्लियामेंट ने ये पावर गवर्नमेंट के हाथ में देके रखी है बाय यूजिंग दीज वर्ड्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में क्लियर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो प्राइवेट नहीं वो पब्लिक, और उसको मिनिमम कैपिटल अगर प्रिस्क्राइब किया तो वो फॉलो करना पड़ेगा। नाउ आगे फिर इसका एक प्रोवाइजो है, याद रखना प्रोवाइजो ये नॉर्मली सेक्शंस सब सेक्शंस के नीचे होते हैं। तो अगर आपको कोई मेन रूल दिया है, उस रूल को अगर कोई एडिशनल कंडीशन लगानी है या उस रूल को एक्सेप्शन क्रिएट करना है, कुछ एडिशनल कंडीशंस लगाना, एक्सेप्शंस क्रिएट करना, किसी स्पेशल कैटेगरी को स्पेशल ट्रीटमेंट देना। फॉर एग्जांपल पब्लिक कंपनी के किसी कैटेगरी को कोई अलग इंपॉर्टेंस देना है या कोई और अलग एडिशनल रूल बोलना है, एडिशनल कंडीशंस लगानी है, एक्सेप्शंस क्रिएट करने हैं, तो उसके लिए जो यूज होते हैं वो होते हैं प्रोवाइजो। जैसे हम बोलते हैं ना प्रोविजन, एक्ट में प्रोविजन होती है, जो रूल लिखा होता है उसको बोलते हैं प्रोविजन। अब उस रूल को अगर और कोई चीज कॉम्प्लीमेंट करती है और इस तरीके से कि वो मेन रूल को या तो एक्सेप्शन क्रिएट करती है या उसके लिए एडिशनल कंडीशंस लाती है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है प्रोवाइजो। ये लीगल टर्म है तो थोड़ा ध्यान से याद रखना, प्रोवाइजो, PROVISO, प्रोवाइजो। तो किसी मेन रूल को, प्रोविजन को एडिशनल कंडीशंस लगाना या एक्सेप्शंस क्रिएट करना या किसी चीज की स्पेशल ट्रीटमेंट देना, उसके लिए ये प्रोवाइजोस बनाए जाते हैं। तो पब्लिक कंपनी का जो सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 का एक प्रोवाइजो है। अब ध्यान से पढ़ेंगे कि इसमें कुछ एडिशनल कंडीशन लग रही है। प्रोवाइडेड दैट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी shall be deemed to be public company for the purpose of this act even where such subsidiary company continues to be a private company in its article। कुछ तो भी वैसा बहुत बार होता है कि लीगल टर्मिनोलॉजीज थोड़े से टफ होते टू अंडरस्टैंड, बट याद रखना इनको हम बहुत सिंपल वर्ड्स में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। बट दैट डजंट मीन कि हमको कॉम्प्लिकेटेड या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से भागना है। आगे जाके जब आप प्रोफेशन में प्रैक्टिस करोगे, जॉब करोगे, तो आपको बहुत जरूरी रहेगा कि ऐसी छोटी छोटी सी चीजें भले ही दिखने में इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड हो तो भी आपको वो टैकल करते आनी चाहिए। तो अब ये जो एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ बेसिकली एक वन वे एक्सेप्शन है। ये वन वे एक्सेप्शन, अब मैं इसको वन वे एक्सेप्शन क्यों बोल रहा हूं वो भी समझ जाएगा। ये एक वन वे एक्सेप्शन है जहां पे एक कैटेगरी जो नॉर्मली प्राइवेट है, रजिस्ट्रेशन से प्राइवेट है, बट हम उसको रूल्स पब्लिक कंपनी के लगा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी हम दिखाएंगे, क्योंकि कंपनी रहेगी प्राइवेट बट फिर भी उसको पब्लिक ट्रीट किया जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, वही हमको समझना है। और जब ऐसे वर्ड्स आपके सामने आते हैं या ऐसे कंटिन्यूअस बड़ा पैराग्राफ बोलो या कंटिन्यूएशन में टेक्निकल लीगल लैंग्वेज उसमें भरी पड़ी है, तो उसको एकदम सिंपल है। जो चीज अंग्रेजों ने हमको सिखाई थी वही चीज इन रूल्स के साथ करनी है, डिवाइड एंड कॉन्कर। सिंपल है, चीजों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो तो आप बड़े से बड़ी डिफिकल्ट और टेक्निकल चीज को ब्रेक कर सकते हो और इससे इंटरप्रिटेशन सही निकाल सकते हो। थोड़ा ध्यान देना कि क्या बोल रहे हैं वो, यहां से मैं वापस पढ़ रहा हूं इसको। प्रोवाइडेड दैट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, पहली बात तो ये समझ रहा है कि हम उस कंपनी के लिए रूल देख रहे हैं जो किसी और का सब्सिडरी है। जिसका सब्सिडरी है वो नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। आई होप आपको अब तक ये समझ चुका है
कि जब वो बोलता है नॉट बीइंग अ प्राइवेट, नॉट बीइंग अ प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट नहीं, वो कौन सा है, पब्लिक कंपनी। तो हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो सब्सिडियरी है, नॉट बीइंग अ प्राइवेट मींस पब्लिक कंपनी। तो अभी तक का सेंटेंस जो मैंने वहां पे मार्क किया है उसका मतलब होता है ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है। अब आप बोलोगे कि सर ये सिंपल लैंग्वेज में भी तो वो लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा उनकी मर्जी, हमारा काम है उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करना, हम उस पर फोकस करेंगे। किसी दिन आप लॉ मेकर्स में चले जाओ, वहां जाके इजी डेफिनेशन बनाते रहना, बट तब तक इधर ध्यान दो ना। तो अभी तक उन्होंने बोला कि ये जो प्रोवाइजो है हम उस कंपनी के लिए देख रहे हैं जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, और पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है बोलने के लिए उन्होंने वर्ड्स यूज किए नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। शैल बी, अब याद रखना ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। डीम्ड, डीम्ड अज्यूम्ड मान लिया जाएगा कि ये पब्लिक है। even where such subsidiary company continues to be a private company in its article। तो आर्टिकल के कंडीशंस होते हैं जो हम अगले डेफिनेशन में देखने वाले हैं। मतलब ऐसा है दैट देयर इज सम कंपनी कॉल्ड, अब ध्यान रखना, ए प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इट इज अ कंपनी सब्सिडरी ऑफ, से फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड कंपनी। XYZ लिमिटेड होल्डिंग है और ए प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडियरी है। अब होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है, ये भी हमारा इसी टॉपिक में कवर होगा, टाइप्स ऑफ कंपनी में ही हम कवर करेंगे। बट तब तक इतना ध्यान रखना, होल्डिंग कंपनी मींस जो दूसरे कंपनी का मेजोरिटी कैपिटल कंट्रोल कर रही है, अभी के लिए इतना ही ध्यान रखना। तो समझ लो कि XYZ होल्डिंग कंपनी है और ए प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है। तो हमारा रूल देखो, रूल पे ध्यान रखना, प्रोवाइडेड दैट अ सब्सिडरी कंपनी, अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ कंपनी नॉट अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ये पब्लिक है। XYZ अगर मैं नेचर वाइज देखूं तो कौन सी है, पब्लिक, वहां लिखा है ये पब्लिक कंपनी है और ये प्राइवेट कंपनी है। तो ये जो सब्सिडरी है, सच सब्सिडरी शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी। क्या बोला उन्होंने, क्या लिखा था वहां पे, डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, ऐसा मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा, अज्यूम्ड करेंगे, डीम्ड करेंगे, अज्यूम्ड करेंगे। हिंदी में बोलूं मैं, शुद्ध प्रॉपर हिंदी में बोलूं तो मान लेंगे, मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पब्लिक कंपनी की, इवन दो वो अपने आर्टिकल्स के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से है प्राइवेट, उसने रजिस्ट्रेशन किया, प्राइवेट की डेफिनेशन जो हम आगे देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 68 की, उसके सारे कंडीशंस फुलफिल किए, बट सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये ए प्राइवेट लिमिटेड XYZ लिमिटेड जो कि पब्लिक है उसका सब्सिडरी है, इसीलिए इस प्राइवेट कंपनी को भी वही सारे रूल फॉलो करने हैं जो पब्लिक कंपनी को फॉलो करने हैं, इवन दो इट इज अ प्राइवेट। ऐसा क्यों, उस पर भी फोकस करेंगे। बट ये वन वे है, याद रखना, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था दिस इज अ वन वे, कि ऐसा तभी होगा, ध्यान रखना, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी पब्लिक है, मैं वापस रिपीट कर देता हूं, सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी जिसको कंट्रोल करती है, सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट है, सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट है। तो इस प्राइवेट के लिए हमने क्या रूल पढ़ा, डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, प्राइवेट होने के बावजूद हम उससे पब्लिक कंपनी के रूल्स फॉलो करवाएंगे। क्यों पे हम अभी गए नहीं है, बट इतना जरूर मैं बोलूंगा कि इसका एक ये वन वे, मैं पहले तो वो वन वे वाला एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। तो होल्डिंग कंपनी पब्लिक है, सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट है, और वो डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी ट्रीट किया जाएगा। सपोज ये रिवर्स सिचुएशन है, सपोज ये रिवर्स सिचुएशन है दैट होल्डिंग कंपनी जो है वो प्राइवेट है, जो मेन कैपिटल कंट्रोल कर रही है वो प्राइवेट है, और सब्सिडरी पब्लिक है।
तो आप ऐसा मत सोचना कि इसको भी डीम्ड टू बी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको मिस इंटरप्रेट कर देते हैं कि इसको डीम्ड टू बी प्राइवेट कंपनी ऐसा ट्रीट करो, जैसा इधर हुआ वैसा ही उधर करना है, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये वन वे है। दिस इज नॉट अ करेक्ट ट्रीटमेंट, दिस इज रॉन्ग। पूरा देख लेना, आधे से बंद मत कर देना। तो ये ट्रीटमेंट गलत है, दिस इज करेक्ट वन, दिस इज अ वन वे कि मेन कंपनी जो कंट्रोल करने वाली कंपनी है वो पब्लिक है और उसके अंडर जो कंपनी काम करती है वो सब्सिडरी है। तो उस सब्सिडरी को हम पब्लिक कंपनी मान के ही सारे ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे, सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे लाइक अ पब्लिक कंपनी इवन दो इट इज अ प्राइवेट। बट ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट कंपनी होल्डिंग है और पब्लिक कंपनी सब्सिडरी है तो उस सब्सिडरी को फिर डीम टू बी प्राइवेट कर लो क्योंकि वो होल्डिंग है, ऐसा नहीं। ये वाला सिस्टम नहीं चलता, इसीलिए मैं बोला था इट्स जस्ट ओनली वन वे। अब इसका रीजन वन वे क्यों है, जब हम जनरली देखते हैं कि हमने देखा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होता है, इसके लिए कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट थोड़ा एक्सेसिव कंट्रोल रखता है। इवन आपके 11th-12th के सिलेबस में या तो बिजनेस स्टडीज में या तो ओसीएम नाम कोई भी जो भी आपको सब्जेक्ट रहा होगा उसमें आपने ये जरूर देखा होगा कि एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल ऐसा पब्लिक कंपनी या कंपनी में डीमेरिट होता है। अब गवर्नमेंट को ये कंट्रोल इसलिए रखना है ताकि मैनेजमेंट जो है वो कोई गलत काम ना करे, फ्रॉड ना करे, स्कैम्स ना करे, तो गवर्नमेंट का काम बनता है। बट प्राइवेट कंपनी जहां लिमिटेड लोग इन्वॉल्व होते हैं, मैक्सिमम 200, अगले सेक्शन में हम वही पढ़ने वाले हैं, मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं और वो कंपनी के डे टू डे वर्किंग में फिर खुद ध्यान भी रख सकते हैं क्योंकि लिमिटेड लोग हैं। पब्लिक कंपनी जहां लाखों करोड़ों शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, जनरल पब्लिक को इन्वाइट करके उनका पैसा लाया जा सकता है, प्रोस्पेक्टस इशू करके उनसे पैसे लाए जा सकते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सो जब हम पूरा कंपनीज एक्ट अगर आप कभी गो थ्रू करोगे या ओवरऑल सीखोगे, देर आर सर्टन, हम बोल सकते हैं रिलैक्सेशंस अवेलेबल, देर आर सम रिलैक्सेशंस बोलो या एग्जम्पशंस बोलो, रिलैक्सेशंस अवेलेबल टू प्राइवेट कंपनी as compared to पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में प्राइवेट कंपनी के पास बहुत सारे रिलैक्सेशंस होते हैं, ईजमेंट होती है, बहुत सारी चीजें उनको करने के लिए कंप्लायंसेस में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना पब्लिक के लिए है। बट पब्लिक कंपनी के पास एक बड़ा एडवांटेज होता है और वो है ज्यादा कैपिटल। पब्लिक कंपनी का जो बेसिक एडवांटेज है वो है मोर कैपिटल। किसका एडवांटेज है ये एडवांटेज, ये हम क्यू पे हैं, याद रखना, तो क्यू पे तो बहुत इंपॉर्टेंस रखना है। एडवांटेज ऑफ पब्लिक कंपनी, उसको रूल्स बहुत सारे कंप्लाई करने पड़ते हैं बट एक एडवांटेज है कि बहुत सारा कैपिटल, क्योंकि उसके ओनरशिप पे लिमिट नहीं है। अब लोग इसमें बहुत बार क्या करते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अब इस पे थोड़ा फोकस रखना है। ये जो रूल बनाया है कि अगर आपकी होल्डिंग कंपनी पब्लिक है और सब्सिडरी प्राइवेट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको डीम्ड किया जाएगा, अज्यूम्ड किया जाएगा। ऐसा क्यों किया ये समझ लो। लोग क्या करते हैं, होल्डिंग कंपनी कैपिटल जमा करती है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक, तो यहां से ह्यूज कैपिटल या लार्ज कैपिटल का एडवांटेज उठा देते हैं। फिर ये सारा कैपिटल वो सब्सिडरी को ट्रांसफर कर देते, उनके ही कंट्रोल में चल रही, तो कैपिटल जो है वो सब्सिडरी को ट्रांसफर कर देते, जो कि कौन सी है प्राइवेट। प्राइवेट होने की वजह से उसको लेस कंप्लायंस, मतलब क्या कर रहा है, ये दोनों बाजू खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा कैपिटल चाहिए इसलिए पब्लिक, उनकी मेन होल्डिंग कंपनी पैसा जमा कर लेती है और वो इन्वेस्टमेंट दिखा देती है सिर्फ कि सब्सिडरी में पैसा इन्वेस्ट किया, यही हमारा काम है। फिर एक्चुअल वर्किंग, जो डे टू डे वर्किंग होगा गुड्स का एक्सेट्रा, वो सब किसके नाम पे चला जाएगा प्राइवेट, जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कम है। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों जगह हाथ रख रहे हैं और दोनों के एडवांटेजेस खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कि पब्लिक कंपनी का एडवांटेज क्या है, बहुत सारा पैसा आएगा, बट फिर एक डिसएडवांटेज क्या है कि उनको रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। प्राइवेट कंपनी का एडवांटेज ये है कि रूल्स इतने फॉलो नहीं करने हैं क्योंकि कैपिटल बहुत ज्यादा लोगों से लाया नहीं, लिमिटेड लोगों का है, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर उतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना पब्लिक कंपनीज के ऊपर है। अब ये दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करें कि बिजनेस मेजरली चलाएंगे प्राइवेट पे बट कैपिटल जमा करवाएंगे पब्लिक से, और इस तरीके से लेस कंप्लायंस मोर कैपिटल,
गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, लॉ मेकर्स ने लॉ बनाया है, तो उसके पीछे लॉजिक है। भाई तुम बहुत सारे लोगों से पैसा जमा कर रहे हो तो रूल्स भी उतने ही फॉलो करो, पब्लिक कंपनी। तुम लिमिटेड लोगों से पैसा ले रहे हो तो तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन कम है, प्राइवेट कंपनी। बट इस स्कैम में, या स्कैम बोलने से अच्छा इस स्ट्रक्चर में लोग क्या कर लेते हैं, कैपिटल पब्लिक कंपनी, कंप्लायंसेस प्राइवेट कंपनी, क्योंकि मेन बिजनेस एक्टिविटी प्राइवेट के थ्रू चला रहे। अब ऐसे प्रॉब्लम होते हैं तो गवर्नमेंट ने, लॉ मेकर्स ने इस पे सजेशन दिया कि अगर तुम ऐसा करोगे करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तुमको कैपिटल जमा करने के लिए होल्डिंग कंपनी पब्लिक रखनी है, रखो। रेगुलर ट्रांजैक्शंस तुम प्राइवेट में करोगे, लेस कंप्लायंसेस का सोचोगे, बट हम वैसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हमने एक प्रोवाइजो ऐड किया है। लॉ मेकर्स ने एक प्रोवाइजो ऐड किया और क्या बोल दिया उस प्रोवाइजो में कि अगर सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट है और होल्डिंग कंपनी पब्लिक है, ध्यान से सुनना, होल्डिंग कंपनी पब्लिक है, सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट है, तो उस सब्सिडरी को, प्राइवेट को हम अज्यूम्ड करेंगे, मान लेंगे, डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, की वो पब्लिक कंपनी है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 के लिए वो पब्लिक कंपनी मानी जाएगी और उसको हर वो रूल फॉलो करना पड़ेगा जो पब्लिक कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है। तो तुम कैपिटल करो होल्डिंग में जमा और इधर भी सारे रूल्स फॉलो करो। तो अगर तुम ऐसा कुछ करोगे भी तो भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये प्रोवाइजो उन्होंने पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन के नीचे ऐड कर दिया। मैं वापस पढ़ रहा हूं, प्रोवाइडेड दैट company which is a subsidiary of a company with not being a private company shall be deemed to be a public company for the purpose of this act even where such subsidiary company continues to be a private company in article। तो वो सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट है, आर्टिकल्स में सारे रूल फॉलो हो रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 68 के, फिर भी हम उसको प्राइवेट ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि होल्डिंग कंपनी जो है वो पब्लिक है, तो सब्सिडरी को भी वही स्टेटस मिलेगा। अब ये जो वर्डिंग्स थे इनको बहुत सिंपल वे में भी प्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे मैंने बोला कि इजी वर्ड्स में लिखना पॉसिबल है, तो ये जो प्रोवाइजो, ये थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया था, मैं उस प्रोवाइजो को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से इनको समझना और हो सके तो जरूर साथ में लिख लेना। दैट सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये बनता है दैट इफ प्राइवेट कंपनी, इफ private company is subsidiary, private company is subsidiary of public company, private company is subsidiary of public company, then such private company is deemed to be public company। इतना सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है। मतलब नॉर्मली वर्डिंग्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं लॉ में, बट अगर आप उसको अच्छे से समझो, ब्रेक कर करके पढ़ो, तो आराम से उसका सही इंटरप्रिटेशन निकल सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो उस सब्सिडरी को हम पब्लिक कंपनी ट्रीट करेंगे, अज्यूम करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इवन दो बाय रजिस्ट्रेशन वो प्राइवेट होगी तो भी। बस यही आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में समझना था। तो आगे बढ़ेंगे हम। तो ये सिर्फ याद रखना, ऐसी चीजें आती है कंसेप्चुअल जो बहुत जरूरी होती है, और इसीलिए ये बेसिक सेशंस में मैं इतना सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सो दैट आपको ये सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो पहले से, और जब आप एक्चुअल नोट्स पढ़ो तो आपको उस पर अच्छे से पहले से उन सारी कंसेप्ट पे ग्रिप रहे, आपके भाई के आंसर्स आप खुद ढूंढ पाओ या फिर आपको वो इजीली मिल जाए। तो ये हमने देखा रिलेटेड टू पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन जो दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 71 में। फिर अब आगे बढ़ते हैं, जो इसका काउंटर पार्ट है वो है प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 68। सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डेफिनेशन दी है, पढ़ेंगे इसको। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग a minimum paid up share capital, a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed। फिर से एक बार कहां पे आ गई गाड़ी, as may be prescribed, मतलब ये कि यहां पे भी वापस वो वही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अगर कोई लिमिट प्रिस्क्राइब की तो वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी, बट फिलहाल गवर्नमेंट ने कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के लिए नहीं रखी है, तो वहां मैटर फिलहाल क्लोज होता है। पहले वो 1 लाख होता था प्राइवेट के लिए और 5 लाख पब्लिक के लिए होता था, बट अब वो नहीं है।
एंड सेकेंड पार्ट, पहला पार्ट तो बोल दिया कि मिनिमम पेड अप कैपिटल रखो अगर प्रिस्क्राइब हुआ तो, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, तो कंपनी बनाने के लिए या कंपनी के दो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हम देखने वाले, सीखने वाले, उस पर भी हमारा स्पेशल सेशन होगा। किसी ने अगर ये नोट्स आगे रीड करने की कोशिश की होगी थ्रू आउट दिस डेज, तो उसको शायद ये समझ में आ चुका होगा कि ऐसा पॉसिबल है। तो मेमोरेंडम, आर्टिकल, वो सब हम वहां पढ़ेंगे। बट अभी इतना याद रखो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये 1, 2 और 3 कंडीशंस आपको डालनी है और फॉलो करनी है। तो मैंने बोला ना, प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया है प्रॉपरली। पब्लिक को तो बैलेंसिंग फिगर रखा है कि जो प्राइवेट नहीं वो पब्लिक, बात खत्म। बट प्राइवेट को प्रॉपर सही तरीके से डिफाइन किया है कि भाई ये कंडीशंस आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होनी चाहिए और ऑब्वियसली वो कंडीशंस आपने फॉलो भी करनी चाहिए, तो हम आपको प्राइवेट बोलेंगे। और ये 3 कंडीशंस है, जिसमें से पहला है रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने पे रेस्ट्रिक्शन रहेगा। एंड प्लीज रीड केयरफुली, द वर्ड इज रेस्ट्रिक्शन एंड नॉट द प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इज मना होना, कर ही नहीं सकते। रेस्ट्रिक्शन होना मतलब उस पर कुछ एडिशनल टर्म्स कंडीशंस लगेगी, इजीली, ओपनली, फ्रीली नहीं कर पाओगे। और इवन इसी वर्ड्स की वजह से या ये पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से आप जमाने से सीखते आ रहे हो, जब से आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सीखा है तब से आप ये सीखते आ रहे हो कि ट्रांसफरेबिलिटी का पॉइंट आया कि हम हमेशा बोलते हैं दैट द शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी, द शेयर्स इन पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड इन प्राइवेट कंपनी देयर आर रेस्ट्रिक्शंस टू ट्रांसफर। रेस्ट्रिक्शन रहेंगे क्योंकि उसका प्राइवेट कैरेक्टर मेंटेन करना है। हम आगे पढ़ेंगे कि मैक्सिमम 200 लोग ही रहेंगे। लोग अगर बिना रेस्ट्रिक्शन के, बिना कंपनी के डायरेक्टर के या कंपनी को पता इधर उधर शेयर्स बेचते रहे, क्योंकि पब्लिक कंपनी अगर है तो आपको ये शेयर्स बेचने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, किसी को भी बेचो, कितने भी बेचो। बट प्राइवेट कंपनी का मेन पर्पस ये है कि वो उसका स्ट्रक्चर प्राइवेट रखना चाहते हैं, लिमिटेड लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और अगर उसका ट्रांसफर ओपन कर दिया तो प्राइवेट कैरेक्टर रहेगा कैसे, कोई किसको भी ट्रांसफर कर देगा। और इसीलिए जरूरी है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाओगे तो उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपको ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शंस लाने हैं, मना नहीं करना है, रेस्ट्रिक्शंस लाने हैं, सो दैट उन पे ध्यान रखा जा सके कि ट्रांसफर में उतने ही लोग इन्वॉल्व रहे जितने मैक्सिमम अलाउड है, उससे ज्यादा ना हो। या जिन लोगों ने अपने इंटरनल ग्रुप के लिए कंपनी बनाई वहां से बाहर के लोग ना आ पाए, तो वो कैरेक्टर ऑफ कंपनी शुड रिमेन प्राइवेट, शुड रिमेन क्लोज्ड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। इसीलिए ये रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। तो पहला रूल जो प्राइवेट कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा कि उसके ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। सेकंड, एक्सेप्ट इन 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी छोड़ के लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, मींस मैक्सिमम 200 मेंबर्स, 200 ओनर्स अलाउड है, 200 से ज्यादा नहीं। मिनिमम 2 होते हैं। फिर आप बोलोगे सर यहां तो कहीं लिखा नहीं, कहां लिखा है वो हम इनकॉर्पोरेशन के यूनिट में देखेंगे। अभी इतना ध्यान रखना है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 लोग अलाउड होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड लोग अलाउड होते हैं। और मीन टाइम हमने देखा एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी छोड़ के, क्योंकि ओपीसी में तो एक ही पर्सन है, ओपीसी में कितना अलाउड रहता है, एक और इकलौता है, तो उसको छोड़ के, क्योंकि उसके लिए फिर 200 अलाउड कर नहीं सकते, तो ओपीसी छोड़ के बाकी सारे प्राइवेट कंपनीज में मैक्सिमम 200 लोग रहेंगे। 200 से ज्यादा लोग प्राइवेट कंपनी में होना अलाउड नहीं है। तो ये सेकेंड रेस्ट्रिक्शन, ये सेकेंड रूल जो आपको आर्टिकल्स में रखना है और फॉलो करना है। याद रखना, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 68 में है, जिसके हिसाब से आपके आर्टिकल में ये तीनों चीजें होनी चाहिए और आपने उसको फॉलो भी करनी है। पहली चीज, ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन होना। दूसरी चीज, मैक्सिमम मेंबर्स 200 होने चाहिए एक्सेप्ट 1 पर्सन, क्योंकि 1 पर्सन में मैक्सिमम भी एक ही रहेगा। अगला, प्रोवाइडेड दैट, नाउ रीड केयरफुली, प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member. Please remember that for the purpose of this clause, ऐसे जो वर्ड लिखे जाते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने ऊपर एक वर्ड देखा था फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, मतलब पूरे एक्ट के हर सेक्शन के लिए वो एप्लीकेबल है। ये वाला प्रोवाइजो, ये देखना यहाँ पे लिखा था फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, ये पूरे एक्ट को एप्लीकेबल है, पूरे कंपनीज एक्ट के हर सेक्शन के लिए ये रिलेवेंट रहेगा। ये रूल जो हमने पढ़ा कि सब्सिडरी प्राइवेट होल्डिंग पब्लिक है तो वो डीम टू बी पब्लिक रहेगा, ऐसा। बट ये जो एक्सप्लेनेशन हम पढ़ रहे हैं, मैं रिपीट पढ़ रहा हूं, प्रोवाइडेड दैट वेयर
2 or more person hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause, मतलब सेक्शन 2 क्लॉज 68, उसके लिए बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। तो ये प्रोवाइजो दिया है जिससे कुछ एक्सेप्शन बोलो या एडिशनल रूल किया गया है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग, ध्यान रखना 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर एक साथ ओनर बनते हैं, तो इस पर्पस के लिए उनको एक मेंबर ट्रीट किया जाएगा। तो जॉइंट ओनर्स विल बी ट्रीटेड एज 1 मेंबर फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज ओनली। मतलब बाकी के जो रूल्स रहेंगे, बाकी सेक्शंस, बाकी क्लॉजेस, बाकी प्रोविजन रहेंगे, वहां पे उनको हम सेपरेट ट्रीट कर सकते हैं। जैसे आगे जाके हम एक एग्जाम्पल में बता देता हूं कि कैसे अलग अलग ट्रीटमेंट होगी। आगे जाके एक प्रोविजन आता है, आपको आगे जाके एक रूल आता है कोरम का, कि जब जनरल मीटिंग होती है, मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग, इस सब कॉन्टेक्स्ट में आएगा, बहुत जरूरी है कि ये क्रॉस कनेक्शन आपको पता रहे, और इसीलिए हम ये बेसिक देख रहे हैं। तो कोरम मतलब होता है, कोरम इस वर्ड का मतलब है कि कोई भी मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, वो वैलिड होने के लिए कम से कम जितने लोग आना जरूरी है उसको बोला जाता है कोरम। कम से कम जितने लोग उसके लिए आने चाहिए उसको बोलते हैं कोरम। तो प्राइवेट कंपनी में कोरम 2 लोग चाहिए, कि मीटिंग में 2 लोग आए तो ही वैलिड होगा, कम से कम 2 लोग उस मीटिंग में आने चाहिए, 2 से कम में तो मीटिंग स्टार्ट भी नहीं होगी। अब अगर मीटिंग में लोग अटेंडेंस अगर गिना जाएगा, तो ज्वाइंट ओनर्स अगर आते हैं, तो सपोज ए बी सी इन तीनों ने मिलके शेयर्स खरीदे हैं और वो मीटिंग अटेंड करने के लिए आए। मीटिंग अटेंड करने का कोरम का प्रोविजन किसी और सेक्शन में है, इस प्रोवाइजो में है नहीं, कहीं और है। तो वहां जब मैं उनको गिनूंगा, या वहां पे जब मीटिंग के लिए उनका अटेंडेंस गिना जाएगा, तो वो ए बी सी को इंडिपेंडेंटली काउंट करेंगे कि ए एक मेंबर आया, बी दूसरा मेंबर आया, सी तीसरा मेंबर आया, तब उनको एक ट्रीट नहीं किया। बट जब हम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिस्ट काउंट कर रहे हैं कि 200 है या 200 से कम, तो तब हम उनको 3 ट्रीट नहीं करेंगे, हम उनको 1 करेंगे, क्योंकि वो उसके जॉइंट ओनर से। याद रखना, देयर इज नॉट अ पार्टनरशिप, दे आर द जॉइंट ओनर। पार्टनरशिप और जॉइंट ओनरशिप में फर्क होता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन भी डिस्कस करने वाला हूं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट ओनरशिप। लीगल बहुत बड़ा फर्क होता है। तो जॉइंट ओनरशिप इज डिफरेंट, पार्टनरशिप इज डिफरेंट। अभी हम जॉइंट ओनरशिप के पास बारे में बात कर रहे हैं। तो जॉइंट ओनर्स अगर है, तो जॉइंट ओनर अगर है तो उनको हम एक ही पर्सन ट्रीट करेंगे। मतलब अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि ए बी सी डी, अगर हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर, याद रखना शेयर होल्डर्स का या ओनर्स का जो रजिस्टर होता है उसको कंपनी में बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। थोड़ा इलेबोरेट करके मैं बता देता हूं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में हम नाम देख रहे हैं, लोगों के अलग अलग नाम, ए बी सी डी एक्सेट्रा, ये उनके नाम है। और जब हमने टोटल नाम देखे तो यहाँ पे टोटल नाम आएंगे 200, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे नाम आ रहे हैं 202 टोटल ए बी सी डी। बट उसमें से ये जो ए बी और सी ये जो है ये जॉइंट ओनर्स है, जॉइंट ओनर्स है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमने अभी तक रूल पढ़ा ही है, प्रोवाइजो पढ़ा है, मेरा क्वेश्चन ये है वेदर कंपनी complies with the conditions of सेक्शन 2 क्लॉज 68। क्या वो सेक्शन 2 क्लॉज 68 की नंबर ऑफ मेंबर्स की जो मैक्सिमम लिमिट उन्होंने बोली है 200 होने चाहिए, क्या वो ये लिमिट फॉलो कर रहे हैं? यस और नो। 2 मिनट सोचना है, जरा सा अपने नाजुक दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। अब तक तो आप समझ चुके होंगे, काफी स्मार्ट लोग होंगे, नहीं भी होंगे, जैसा भी है प्लीज थोड़ा सा सोचो अच्छे से और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। सोचो कि क्वेश्चन जो है, मैंने बोला कि हम एक प्राइवेट कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर खोल के पढ़ रहे हैं। तो इमेजिन करो कि आपने वो पढ़ा, फिर 1 2 3 करके नाम नीचे टोटल देखी तो 202 लोगों के नाम हैं। बट सेक्शन 2 क्लॉज 68 में बोला था इसमें तो 200 ही होने चाहिए। अब मेरा सवाल ये है, इस सिनारियो में जो आपके सामने प्रेजेंट किया है, कंपनी उस लिमिट को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है? एंड द आंसर इज यस, कंपनी वो लिमिट फॉलो कर रही है, क्योंकि हमने सेक्शन 2 क्लॉज 68 के प्रोवाइजो में पढ़ा है
कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग ज्वाइंटली होल्ड करते तो हम उसको 1 ट्रीट करेंगे, मतलब ए बी सी को सिर्फ 1 ट्रीट किया जाएगा, 3 नहीं। कितना ट्रीट किया जाएगा? 1। और एक्चुअल नाम, नंबर ऑफ पर्संस, याद रखना नंबर ऑफ पर्संस 202 दिख सकते हैं, बट एक्चुअल में इस सेक्शन के हिसाब से अगर मैं टोटल करूंगा तो वो 200 आएगी। और प्लीज याद रखना, ऐसा मत ट्रीट कर लेना कि सर 202 माइनस 3 199, ऐसा मत कर देना। बहुत सारे लोग वहां चले गए होंगे। नहीं, इट्स नॉट 199, क्योंकि -3 नहीं है, -2 ही होगा, क्योंकि एक तीनों को मिला के एक तो पकड़ा जाएगा ना। तो 202 लोगों का नाम रजिस्टर में है, उसमें से 3 लोग ज्वाइंट होल्डर है, तो उनको एक ही ट्रीट करेंगे, मतलब ये टोटल नंबर मैक्सिमम 200 ही रहेगा, एंड इट इज विद इन द लिमिट गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 68। सो कंपनी कंप्लाइज द रूल ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 68 का रूल वो फॉलो कर रहे। तो दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है यस, कि कंपनी दी हुई लिमिट फॉलो कर रही है, क्योंकि वो ज्वाइंट ओनर्स है, और ज्वाइंट ओनर्स को हम एक ही ट्रीट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज। याद रखना, लॉ के लिए बहुत केयरफुल रीडिंग लगती है, एंड एज पर एज जब तक आपके एग्जाम का कंसर्न है, उसके लिए तो फिर भी बहुत इन डेप्थ रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी पास हो सकते हो। पास होने के लिए नहीं लगेगा, बट समझने के लिए, क्योंकि आगे जब जाओगे तो आपको ये छोटी छोटी चीजों का डिफरेंस आना चाहिए। तो जैसे अभी मैंने पढ़ा, ऊपर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का जो प्रोवाइजो था वहां लिखा फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, मतलब पूरे एक्ट के हर सेक्शन के लिए वो रूल सही है जो वहां उन्होंने ब्रैकेट में वो प्रोवाइजो में लिखा है। यहां पे उन्होंने लिखा फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, मतलब सेक्शन 2 भी नहीं पूरा, सेक्शन 2 में अलग अलग क्लॉजेस है, उसपे सेक्शन 2 के क्लॉज 68 को ये रूल फॉलो करना है, पूरे सेक्शन 2 को भी फॉलो नहीं करना है, सेक्शन 2 के क्लॉज 68 को, सिर्फ उसी को ये रूल फॉलो करना है, दैट कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं तो हम उसको सिंगल ट्रीट करेंगे। नाउ प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अब आगे और बोल रहे हैं, एक और प्रोवाइजो, दिस इज प्रोवाइजो नंबर 1, ये फर्स्ट प्रोवाइजो था, उसी प्रोविजन का एक और प्रोवाइजो है सेकेंड प्रोवाइजो। ऐसा नहीं लिखा चलेगा, मैं बता रहा हूं कि एक और कंडीशन है, पहली कंडीशन ज्वाइंट लोगों की है, दूसरी देखते हैं क्या है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के एम्प्लॉइज है, एंड पर्सन हु हैव बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, फॉर्मरली मतलब ही सिंपल वर्ड में एक्स है, ये कंपनी के एक्स है, एक्स मींस पिछले एम्प्लॉय, नॉट वो वाला एक्स नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है, दिल नहीं होता उनके पास। नाउ तो सिंपल है, पर्सन हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, पहले कंपनी का एम्प्लॉय था, अब नहीं है, वेयर जब था तब, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी while in that employment and have continued to be member after the employment ceased। कोई पर्सन जो पहले कंपनी में एम्प्लॉय था, जब वो एम्प्लॉय था तब मेंबर बना, और एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद भी मेंबर है, तब भी था आज भी है, shall not be included in the number of members। तो और 2 लोगों को उन्होंने बोला दैट ये कैटेगरी ए एंड बी जो अभी हमारे एम्प्लॉय है, उनको हम इस लिमिट में काउंट नहीं करेंगे, पहला रूल। दूसरा रूल, जो हमारे एम्प्लॉय थे, जब एम्प्लॉय थे तब वो हमारे मेंबर बने, और बाद में भी कंपनी से जाने के बाद भी अभी भी वो हमारे मेंबर्स है, तो उनको भी ये 200 की लिमिट में काउंट नहीं करना है। बट उनके लिए याद रखना, जो करंट एम्प्लॉय है उनके लिए सिंपल है, अभी एम्प्लॉय हो 200 की लिमिट के लिए काउंट नहीं होगा, ठीक है, ये ठीक है। पहले एम्प्लॉय थे, अब होंगे या नहीं होंगे उस पर डिपेंड करेगा। एक तो तुम जब एम्प्लॉय थे तब मेंबर बने, फिर बाद में वो तुम्हारी मेंबरशिप कंटिन्यू रही, बीच में तुमने ब्रेक नहीं करी, तो तुम उस मेंबर की लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, फिर से एक बार अगर इसको इलेबोरेट करूं, मैं किसी प्राइवेट कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर खोलता हूं, जहां पे मैं टोटल नंबर ऑफ पर्संस देखता हूं, टोटल नंबर ऑफ पर्संस मैं देखता हूं कि वो है 230 लोग, 230 लोग हैं, उनके रजिस्टर में नाम है। बट इस 230 में से याद रखना, इस 230 में से 25 लोग एम्प्लॉई है कंपनी के, एम्प्लॉई ऑफ कंपनी, एंड 15 लोग ऐसे हैं जो प्रीवियस एम्प्लॉई थे, प्रीवियस एम्प्लॉई थे।
और एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ मेंबरशिप, वो तभी मेंबर बने थे जब वो एम्प्लॉय थे और अभी भी मेंबरशिप कंटिन्यू है। फिर से क्वेश्चन, सेक्शन 2 क्लॉज 68 की कंडीशन, जो मैक्सिमम 200 की जो लिमिट है, मैक्सिमम 200 की लिमिट वो फॉलो हुई या नहीं, यस और नो। सिंपल सी बात है, ये 40 लोगों को इस 200 की लिमिट में काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि 25 लोग अभी एम्प्लॉयमेंट में है और बाकी लोग ऐसे थे जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में थे और कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो एक्चुअल फॉर द पर्पज ऑफ, प्लीज याद रखना, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 68, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर 230 माइनस 40 और बचता है 190। इट इज विद इन द लिमिट, सो दे आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 68। वो उसका लिमिट जो है सेक्शन 2 क्लॉज 68 का 200 का लिमिट वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, इसी तरीके से प्रैक्टिकल सिनारियोज आपको दिए जाते हैं। और याद रखना इसी सेक्शन के लिए, से फॉर एग्जांपल कंपनी, जैसे हमने बात की मीटिंग के लिए जब बात होती है तो हर मेंबर को, कंपनी के हर मेंबर को राइट है कि उसको मीटिंग की नोटिस मिलनी चाहिए 21 डेज पहले, मीटिंग के 21 डेज पहले उसको नोटिस मिलनी चाहिए, ऐसा रूल है। आगे हम पढ़ेंगे मीटिंग के रूल में, क्रॉस कनेक्शन चलता रहेगा, तो मेंबर्स को नोटिस मिलना चाहिए। अब प्राइवेट कंपनी में जब ये मीटिंग हो रही है तो भाई ये एम्प्लॉयज को नोटिस भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? डेफिनेटली भेजना पड़ेगा। सिर्फ फिर डिविडेंड भी मिलता है, जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो हर मेंबर को डिविडेंड मिलना चाहिए, तो डिविडेंड भी मिलेगा, नोटिस, डिविडेंड, ये सारे राइट उनके इंटैक्ट है। सिर्फ और सिर्फ ये जो 200 की लिमिट है, ये काउंट करने के लिए हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। दैट डजंट मीन कि उनको मेंबरशिप का स्टेटस नहीं मिलेगा, मेंबर्स के राइट नहीं मिलेंगे, राइट टू वोट, राइट टू रिसीव द नोटिस, राइट टू अटेंड द मीटिंग, राइट टू गेट डिविडेंड और राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, खुद नहीं जा पाए तो अपने बिहाफ पे किसी को अपॉइंट करना, हर राइट जो मेंबर को इस लॉ ने दिया है उनको मिलेगा। फिर भी हम उनको इस 200 की लिमिट में उन एम्प्लॉयज को या एक्स एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करेंगे। और प्लस याद रखना, एक्स एम्प्लॉयज के लिए थोड़ी एडिशनल कंडीशन है कि उनको वो मेंबर बाद में नहीं, जब एम्प्लॉय थे तभी मेंबर बने और बाद में भी उनकी मेंबरशिप कंटिन्यू रही तो ही हम उनको एक्सक्लूड करेंगे, अदरवाइज हम उनको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों? क्वेश्चन आता है कि सर एम्प्लॉयज को इस लिमिट, बाकी सब तो मिलेगा, फिर इस लिमिट के लिए क्यों छोड़ दिया? बिकॉज कंपनीज एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है, रूल्स है, जहां पे एम्प्लॉयज को सर्टन बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक ईसॉप। मैं अभी के लिए सिर्फ एक रीजन बोल रहा हूं, और भी लॉजिकल पार्ट इसके पीछे है, बट एक जो हम इमीडिएटली जस्टिफाई कर सकते हैं इस पॉइंट को, वो मैं बता रहा हूं कि कंपनीज में ऐसे ईसॉप या ईसॉस करके स्कीम्स होती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जहां पे एम्प्लॉइज अगर सर्टन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया दिया जा रहा है, वो एम्प्लॉइज अगर उतना अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको शेयर्स देते हैं सस्ते में। कंपनी पहले से ही रेट बोल देती है कि से फॉर एग्जांपल कंपनी के मार्केट में, शेयर मार्केट में शेयर का रेट चल रहा है 200 रुपए, 200 रुपए का एक शेयर है। कंपनी ये बोलती है, एम्प्लॉयज को सर्टन टारगेट देती है कि तुमने ये टारगेट अचीव किया साल भर में, तो एक साल बाद तुम अपनी कंपनी के शेयर 15 रुपए में हम तुमको दे देंगे, जिसकी मार्केट वैल्यू 200 है, हम तुमको 15 में देंगे। तो अगर एम्प्लॉयज ने वो टारगेट अचीव कर लिया तो उनको 185 रुपीज का सीधे सीधे फायदा है, या उस दिन जितनी भी मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से, जो अप डाउन हो सकती है, बट काफी सस्ता है ना। आज मार्केट में 200 है और एक साल बाद तुमको वो 15 रुपए में मिल सकता है। बहुत रेयर चांसेस है कि वो 200 से इतना नीचे आ जाए, इवन 150 तक भी नीचे आ गया तो भी एम्प्लॉय का फायदा है कि उसको 135 रुपीज का फायदा होगा फ्यूचर में, अगर वो कंप्लीट करेगा तो। उनको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बट जब ऐसी ऑफर्स होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये सबके लिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब सपोज एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी है, 500 एम्प्लॉय है, 500 एम्प्लॉयज को ये ऑफर करना है, फिर यही गड़बड़ हो जाएगी, तुम उनको ये ऐसी ऑफर दे ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने बोला है कि 200 की तो लिमिट है, अब ऐसे लोग अगर मेंबर बन गए तो 200 तो क्रॉस हो जाएंगे। तो ऐसे ही बेनिफिट्स के लिए, ऐसे ही स्कीम्स के लिए उनको इस पूरे डेफिनेशन के क्राइटेरिया से बाहर कर दिया है कि 200 की लिमिट के लिए हम तुमको काउंट नहीं करेंगे, बाकी सारे बेनिफिट्स तुमको मिल सकते हैं। तो 200 की लिमिट के लिए एम्प्लॉय, जो करंट एम्प्लॉय है या प्रीवियस एम्प्लॉय था और कंटिन्यूएशन में है उसकी मेंबरशिप, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये दूसरा ही कंडीशन है जो अभी तक याद रखना, जो प्राइवेट कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। थर्ड, प्रोहिबिट
मना है, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। किसी भी तरीके से पब्लिक इन्विटेशन नहीं देना है टू एनी सिक्योरिटीज, एनी सिक्योरिटीज, याद रखना यहां लिखा नहीं कि शेयर्स, एनी सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, इवन डिबेंचर्स, बहुत बार ये लोग सिर्फ शेयर्स के लिए मिस इंटरप्रेट करते हैं, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, किसी भी टाइप की सिक्योरिटी अगर प्राइवेट कंपनी इश्यू करेगा तो वो जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता ये। और याद रखना यहां वर्ड रेस्ट्रिक्ट नहीं है, यहां इस वर्ड पे फोकस रखना है, प्रोहिबिट मना किया है, एग्जैक्ट वर्ड्स में क्लियरली मना कर दिया है कि ये लोग जो है ये पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी इस तरीके से जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। सो बेसिकली होता क्या है, कैपिटल कलेक्ट करने के लिए, अभी के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये वर्ड्स मैं बोल रहा हूं, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझ लेना है। कैपिटल कैन बी कलेक्टेड बाय, वैसे तो राइट इश्यू वगैरह ये सब भी चीजें आती है, बट अभी हम मेजर चीज पे फोकस कर रहे हैं। कैपिटल कैन बी रेज्ड by two ways, public offer and private placement। ये भी हमारे बेसिक्स में आ ही जाएंगे या ओवरऑल सिलेबस में आएंगे। कैपिटल दो तरीके से हो सकता है, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक ऑफर जो है जहां पे इनविटेशन टू जनरल पब्लिक होता है, इनविटेशन टू जनरल पब्लिक। ओपन ऑफर होता है कि प्रोस्पेक्टस यूज होगा, उसके लिए प्रोस्पेक्टस खरीदो, कंपनी के एप्लीकेशन शेयर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरो और यहां पे मेंबर बनो, पैसा कंट्रीब्यूट करो, ऐसा पब्लिक ऑफर होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट में ऑफर टू सिलेक्टेड ग्रुप, और उसमें भी मैक्सिमम 200 लोगों को आप ये ऑफर कर सकते हो, और सिर्फ शेयर्स नहीं, डिबेंचर्स वगैरह एक्सेट्रा कुछ भी हो, तो मैक्सिमम 200 लोगों के लिए ये ऑफर आप दे सकते हो। अब पब्लिक ऑफर देने का राइट या पब्लिक ऑफर करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के पास है। पब्लिक कंपनी ही पब्लिक को इनविटेशन करके अपने शेयर्स या डिबेंचर्स बेच सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट में दोनों को अलाउड है, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। ये भी एक चीज है जहां पे यूजुअली गलती हो जाती है, सिली मिस्टेक हो जाती है, या अपने आप हम अज्यूम कर लेते हैं कि पब्लिक ऑफर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनी। नो, पब्लिक ऑफर पब्लिक कंपनी ओनली, प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, दोनों को अलाउड होता है। तो पब्लिक है कंपनी, इसलिए जनरल पब्लिक तक ही हर बार जाना चाहिए ऐसा नहीं, पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। सिलेक्टेड लोगों को ऑफर देके, मैक्सिमम 200 लोगों को ऑफर देके कैपिटल कलेक्ट करना, ये दोनों कंपनीज को इक्वली अलाउड है। बट पब्लिक को ऑफर करना, पब्लिक को इनवाइट करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के पास है, प्रॉस्पेक्टस इश्यू करके। प्राइवेट कंपनी के पास वो पावर नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उसके डेफिनेशन सेक्शन जो मेन डिफाइन कर रहा है उस प्राइवेट कंपनी को, उस डेफिनेशन सेक्शन में ही मना करके रखा है कि तुमको ऐसा करना अलाउड नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी का ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 68 पहले पार्ट में बोलता है कि मिनिमम कैपिटल रखो एज में बी प्रिस्क्राइब्ड एंड रेस्ट्रिक्ट द फॉलोइंग थिंग्स बाय आर्टिकल। आर्टिकल्स में 3 चीजों को ध्यान रखना है। पहला, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी 200 ओपीसी छोड़ के। एंड तीसरा, प्रोहिबिट द पब्लिक ऑफर। उसमें भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो 200 रखने हैं उसमें भी प्रोवाइजो है कि ज्वाइंट ओनर्स है तो उनको एक ट्रीट करो। करंट एम्प्लॉयमेंट में है या प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में था, प्रीवियसली एम्प्लॉयमेंट में था तब मेंबर बना और अभी भी कंटिन्यू है, तो ऐसे लोगों को 200 की लिमिट में काउंट नहीं करना है। तो ये बॉक्स मैंने बोला ना, प्राइवेट कंपनी का ये स्ट्रक्चर डिसाइड करके दिया है कि ये स्ट्रक्चर फॉलो करो तो प्राइवेट, अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो ना करो तो प्राइवेट नहीं। प्राइवेट नहीं मतलब पब्लिक, क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 71 में बोला है कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट नहीं वो पब्लिक है। प्राइवेट होने के लिए ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो क्या? अगर ये बॉक्स में तुम बैठ गए, ये 3 कंडीशन को फॉलो कर लिया, बना लिए, तो तुम उस स्ट्रक्चर में फिट हो गए, तो तुम प्राइवेट हो। और तीनों में से एक नहीं, तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो करने हैं।
सिर्फ एक नहीं, ये तीनों जो रेस्ट्रिक्शंस लिखे हैं कि ट्रांसफर का रेस्ट्रिक्शन, मैक्सिमम 200 लोग, ये प्रोहिबिशन, तीनों रूल्स उनको फॉलो करने हैं, सिर्फ एक नहीं, तीनों रूल्स फॉलो करेंगे तो ही हम उनको प्राइवेट बोलेंगे। तो क्या तुम ये तीनों रूल फॉलो कर रहे हो? हाँ, मतलब तुम स्ट्रक्चर का पार्ट हो, तुम प्राइवेट हो गए एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68। क्या तुम तीनों रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम प्राइवेट तो हुए नहीं, क्योंकि प्राइवेट होने के लिए सेक्शन 2 क्लॉज 68 की तीनों कंडीशन फुलफिल करनी थी, तुम वो कर नहीं पा रहे हो, मतलब तुम प्राइवेट नहीं हो। तो जैसे ही तुमने बोला कि तुम प्राइवेट नहीं हो, तुम क्या हो? पब्लिक हो। और ऐसा कहा लिखा है? सेक्शन 2 क्लॉज 71। तो इसीलिए ऐसा एक मीनिंगफुल डेफिनेशन ना देते हुए प्रैक्टिकल अप्रोच समझना जरूरी होता है, क्योंकि लॉ मेकर्स का ऐसा काम नहीं कि लॉ बना के छोड़ दो, ये कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि थ्योरी देके छोड़ दी, नहीं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, फॉलो करवाना है लोगों से, नहीं करेंगे तो पेनल्टीज लगवानी है, सही तरीके से देश को चलाना है। और ऐसा नहीं कि कंपनीज एक्ट ये इकलौता कानून देश में, ऐसे बहुत सारे कानून होते हैं, तो लॉ मेकर्स को भी उतना एक्सपर्ट बनना पड़ता है और उस इंप्लीमेंटेशन में भी ईज रखना पड़ता है। सिर्फ नियम बनाना ये जरूरी नहीं कि वो नियम फॉलो हो, इसका ध्यान रखना, कितना इजीली उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है इसका ध्यान रखना। तो क्योंकि जब हम एक इंडिविजुअल डेफिनेशन देखते हैं ना, पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71, आज तक आपने जिंदगी में बहुत बार ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, 2-4 बार तो कम से कम पढ़ी होगी, कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली पढ़ी होगी, और हर बार पढ़ के आपको लगा होगा ये क्या है, कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। सुनने में काफी आसान लगता है, बट काफी सोची समझी साजिश, साजिश नहीं बोल सकते, बट काफी सोची समझी प्रोसेस है उसके पीछे, कि दो चीजों को करना है, कोई गड़बड़ ना हो इसके लिए एक को एकदम एयर टाइट स्ट्रक्चर दे दिया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फिट कर दिया उसका, किसका? प्राइवेट कंपनी का। कहा? सेक्शन 2 क्लॉज 68, लर्न करने हमको सेक्शन साथ ही साथ में, सेक्शन 2 क्लॉज 68 में उसका स्ट्रक्चर फिट कर दिया कि भाई ये कंपनी कौन सी है? पब्लिक प्राइवेट कंपनी, ये है दिस है क्या? प्राइवेट। इसमें से एक भी नहीं, मतलब नो प्राइवेट। नो प्राइवेट मतलब ही इमीडिएटली सेक्शन 2 क्लॉज 71 आके बोलेगा कि भाई तुम प्राइवेट नहीं हो ना, तो अब तुम पब्लिक हो, करो रूल फॉलो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। आगे बढ़ेंगे, छोटा सा पार्ट बाकी है, इसके 1% कंपनी के पहले छोटा सा ही पार्ट बचता है, तो देखेंगे। इफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस इज any of the provision of is not of this section, ऐसा होना चाहिए, of this section is not covered by articles of this section is not covered by articles or provisions are not included but contravene by the company, are included but contravene, या तो आर्टिकल में ऐसे कंडीशन नहीं है बट आपने कॉन्ट्रवीन कर दिए, मतलब ब्रेक कर दिए, बाय कंपनी, देन कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इवन दो इट इज रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनी। उनका रजिस्ट्रेशन प्राइवेट ही है, बट वो उसको हम प्राइवेट ट्रीट करेंगे नहीं, क्योंकि उनके आर्टिकल्स में ये तीनों है नहीं, या है बट वो फॉलो नहीं कर रहे। एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑल द प्रिविलेजेस विच कंपनी वॉज एलिजिबल फॉर विच अ कंपनी वॉज एलिजिबल एज अ प्राइवेट कंपनी विल नॉट बी अवेलेबल। सिंपल सी बात है, वही हमने देखा कि प्राइवेट और पब्लिक में प्राइवेट को बहुत सारे प्रिविलेजेस, एग्जाम्पशन, छूट अलाउड होती है, वो सारे एग्जाम्पशन, वो सारे बेनिफिट उनके चले जाएंगे क्योंकि उन्होंने ये कंडीशंस फुलफिल नहीं की। Henceforth, such company has to comply with the Companies Act as if it is a public company. Any private company which is a subsidiary of public company is deemed to be a public company, जो already हमने ये पढ़ा था, ये सिंप्लीफिकेशन है पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71 का जो प्रोवाइजो था कि ये नहीं वो नहीं एक्सेट्रा, ये उसका सिंपल फॉर्म है कि ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है उसको भी हम पब्लिक समझते हैं और उसको कंप्लाई करना पड़ता है। सो दिस इज द एंटायर लॉजिक। छोटी छोटी चीजें हमने देखी बट बहुत केयरफुली समझना जरूरी है। इस तरीके से अगर आप लॉ सीखने की कोशिश करोगे तो आपको काम आएगा। और याद रखना, लॉ सिर्फ एक कंपनी लॉ या उसके सब्जेक्ट के लिए काम नहीं आएगा। आप आगे जाके डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ते हो तो वो भी लॉ के थ्रू ही आते हैं। डायरेक्ट टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट होता है, जीएसटी के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है, तो वो जो सारे प्रोविजन आप टैक्स में पढ़ते हो वो भी लॉ से ही आते हैं। तो लीगल प्रोविजंस को समझना, उनका क्रक्स ढूंढ के निकालना, उनका सही इंटरप्रिटेशन करना, ये बहुत रिक्वायर्ड, बहुत जरूरी स्किल है। और इन कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग्स के साथ डील करते आना चाहिए, ये होगा तो ही पॉसिबल है। और इसीलिए एक ओवरव्यू आपको दिखा देना जरूरी है कि एग्जैक्टली आपको कहाँ जंप करना है। वही मैं ये बेसिक लेक्चर्स में आपको समझाना चाहता हूँ। फिर एक बार हम वहां जंप कर लेंगे और फिर हमारा काम कंप्लीट होगा और फिर हम वहां पे तैरने के लिए रेडी हो जाएंगे जब हम डिटेल चैप्टर्स देखेंगे।
फिर तब ये सारी चीजें बार बार एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी, या बिना एक्सप्लेनेशन के भी आपको समझ जाएगी कि हाँ इसका रूट कहाँ पे है। सो दैट वुड बी अ बेटर। तो प्लीज केयरफुली ये बेसिक के सेशंस देखना, अच्छे से अटेंड करना, ओपन रखे हुए हैं जिनका फायदा उठा सकते हो। आगे के सेशंस के लिए तो आपको फिर एडमिशन लेना पड़ेगा, बट बेसिक लेक्चर्स अभी भी बाकी है। आज का चौथा लेक्चर देखा है, आगे भी हम टाइम बाय टाइम बाकी के लेक्चर्स देखेंगे। तो अभी के लिए इस सेशन के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी का बाद में।